दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कोविड-19 को लेकर के। मार्च का वो महीना जब पहली बार देश में लॉकडाउन लगाया गया, किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ महीने बहुत बड़े डिप्रेशन में बीतने वाले, जिंदगी थम जाने वाली है। और जब समय गुजरा, लोग परेशान हो गए, लोग हैरान थे कि कभी ऐसा भी हो सकता है। किसी ने नहीं सोचा था अपने जीवन में कि ऐसा एक दिन आएगा कि भारत की जीवन रेखा कही आने वाली रेल, उसके भी पहिए रुक जाएंगे। और आज भी वो आलम बदस्तूर कायम है। कई लोग बेघर हो गए, कई लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया, कईयों की नौकरी चली गई और कईयों ने इस डिप्रेशन में आकर के सुसाइड तक भी कर ली। देश की सरकार सोती रही, और या मैं ये कहूं कि अभी भी सो रही है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम जो कि भिंड जिले से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, भिंड हमारा गृह जिला है। अभी हाल ही में उपचुनाव का माहौल था, उपचुनाव संपन्न हुए हैं। उपचुनाव के दौर में सरकार की जो ढील रही है कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के, कहीं ना कहीं और किसी न किसी रूप में वह उनका मतलबीपन दर्शाता है। मतलब सरकार ने अपने हित के लिए, अपने चुनाव प्रचार के लिए कोरोना गाइडलाइंस को बहुत हल्के में लिया, और मध्य प्रदेश के नेताओं ने, और जहां भी चुनाव थे, नेताओं ने कोरोना की धज्जियां उड़ा दी। रैलियों में हुजूम उमड़ पड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज कहीं दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन जैसे ही उपचुनाव संपन्न हुए, मध्य प्रदेश में सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके तुरंत बाद ही सरकार को ये संज्ञान में आया, सरकार को ये ध्यान में आया कि भाई कोविड भी चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होना चाहिए, और टेस्टिंग बढ़ा दी गई। और इस बढ़ती हुई टेस्टिंग के साथ ही कोरोना के मरीज भी बढ़ते चले गए। भिंड जिले में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश के अन्य जिले में भी यही हो रहा है। कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन मौसम के मिजाज के साथ रंग ले रहा है। कोविड के पेशेंट्स पूरे देश में बढ़ रहे हैं। अब जाकर के सरकार जागी, सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी करी कि भी जितने भी कलेक्टर्स हैं उनको अपने गृह जिलों में कोविड-19 की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराना है, लोगों से मास्क का यूज करवाना है। अब बात करते हैं इसके अन्य परिप्रेक्ष्य की। शिक्षा, जो दिन बीत चुके हैं, लगभग पूरा साल होने को आया है, शिक्षा का यह सत्र पूरा यूं ही निकल गया है। प्राइमरी के बच्चों ने तो स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है। वो भूल चुके हैं कि भाई स्कूल भी कुछ होता है, उन स्कूल में भी उनकी पढ़ाई होना है। लेकिन वो नादान नहीं जानते हैं कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है, और स्कूल से उनकी दूरी उनके लिए कितना बड़ा नुकसान है। कुछ माँ बाप पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, बच्चों को घर में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कईयों के माँ बाप जो पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षा, वो पूर्ण रूप से विद्यालय और स्कूल्स पर डिपेंड थे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। उन बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। कोविड-19 का दौर बीतने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में उभरने वाले आयामों पर किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण डिजिटल माध्यम से अधिक मात्रा में लोग पढ़ाई कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन बदलावों से कठिनाई तो हो रही है, लेकिन इनसे शिक्षा के क्षेत्र में एक नए विचारों के उदाहरण भी सामने आ रहे हैं।
इससे साफ है कि शैक्षणिक जगत में डिजिटल माध्यम का प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है। कोरोना के दबाव के कारण स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई करने के लिए डिजिटल माध्यम का प्रयोग और अधिक किया जा रहा है। शैक्षणिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप, जूम, टीम जैसे ऐप और ईमेल आदि का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। एकेडमिक संस्थान ऐसी संरचना का विकास करेंगे जिसमें अध्यापक और शिक्षक अकादमिक परिसर से बाहर रहते हुए भी पठन पाठन कर सकेंगे। संस्थान ऐसी स्थायी तकनीकी में निवेश करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन शिक्षा दी जा सकेगी। इसमें विदेशी निवेश भी आकर्षित होगा। विभिन्न देशों में अपनाए जा रहे तरीकों के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थान परीक्षा के पारंपरिक तरीकों की बजाय ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा का मूल्यांकन हो रहा है। विभिन्न देशों में अपनाए जा रहे तरीकों के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थान परीक्षा के पारंपरिक तरीकों की बजाय ऑनलाइन माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन कर रहे हैं। देश में ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी दिक्कतों को दूर करना होगा। इंटरनेट और सूचना तकनीक की पहुंच बेहद संकुचित है। देश में सबके लिए अच्छी स्पीड वाली इंटरनेट उपलब्धता अभी मुश्किल है। नेशनल सैंपल सर्वे 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 42% अर्बन एरियाज में और 15% रूरल एरियाज में इंटरनेट की सुविधा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप या जूम आदि ऐप्स के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं तो हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा से अछूता रह गया है। शिक्षा से, एजुकेशन से वो टोटली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। स्मार्टफोन अभी तक हर छात्र के हाथ में नहीं पहुंचा है। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने विदेशों में पढ़ने की इच्छा रखने वाले 48% से अधिक भारतीय छात्रों का निर्णय प्रभावित किया है। विश्व भर में उच्च शिक्षा संस्थाओं का विश्लेषण करने पर विशेषज्ञता रखने वाली और इन संस्थाओं को रैंकिंग देने वाली एक ब्रिटिश कंपनी की रिपोर्ट में कहा गया कि विदेश में महंगी पढ़ाई में निवेश कर मिलने वाला लाभ कम होने वाला है। कोविड-19 के बाद रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, जाहिर सी बात है, आपने देखा भी होगा, अखबार पढ़ रहे होंगे। और विदेश में पढ़ने की छात्रों की जो इच्छाएं हैं उस पर भी असर पड़ने वाला है। मतलब हमें ऑनलाइन शिक्षा पर ही फिलहाल डिपेंड रहना पड़ेगा। आज भारत के विश्वविद्यालयों तक पहुंचने वाली लोगों की संख्या काफी कम है। उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 26% है। हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो is just only 26%. That is less than most of the countries of the world. देश के शिक्षा संस्थानों के लिए यह एक बेहतर मौका है कि हमें अपने यहाँ एकेडमिक क्वालिटी लेवल को मेंटेन करना होगा, इसको इम्प्रूव करना होगा, ताकि देश के छात्रों का विदेशी पढ़ाई से मोह भंग हो और हमारे देश का टैलेंट हमारे देश में ही रहे और वो अपने टैलेंट को अपने देश के विकास में उपयोग कर पाएं। लोगों को डिजिटल वितरण की कला में सबसे क्रिएटिव तरीके सीखने चाहिए। कोरोना महामारी का एक प्रभाव यह भी है कि उच्च शिक्षा संस्थानों की भविष्य में संचालित होने के तरीकों में एक मौलिक बदलाव की उम्मीद है। जहां तक कोविड की कंडीशंस है, अभी तक भारत में लगभग 1,35,00,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी तक भारत में 1,35,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह एक सोचने वाली बात है। यह गंभीर विषय है कि एक देश में 1,00,000 से अधिक लोग मर जाते हैं किसी महामारी से और सरकार अभी भी चिंता कर रही है, सोच रही है, योजनाएं बना रही है, लेकिन धरातल पर उसका असर बिल्कुल नहीं है। सभी कुछ राम भरोसे चल रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी तक
183 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 3183। भिंड जिले की बात करते हैं, अभी तक 1342 टोटल केसेस सामने आए हैं और 9 लोगों की मृत्यु भिंड जिले में कोविड से हो चुकी है, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल है। यह ध्यान देने वाली थी कि डॉक्टर भी इस बीमारी से नहीं बच रहे हैं भिंड में। और हम भारत देश की बात करें, इंडिया की बात करते हैं, तो कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने लोगों के इलाज के चलते जन सेवा में, परहित में अपनी जान देश के लिए दे दी, देश के लोगों के इलाज के लिए दे दी। तो कोरोना का शिक्षा पर जो प्रभाव है, इस पर हमारे चैनल ने, आपकी आवाज़ की टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की। अलग अलग लोगों से हमने चर्चा की, उनसे जानने का प्रयास किया कि भाई उनके दृष्टिकोण में कोरोना का शिक्षा पर प्रभाव क्या रहा है, इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इसके क्या असर होने वाले हैं, व्यापार पर इसका क्या असर होने वाला है, और जो प्राइवेट स्कूल्स की कंडीशंस है, आजकल प्राइवेट स्कूल्स बंद हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यदि वो घर पर है कोविड की वजह से, ही इज गेटिंग हिज सैलरी एवरी मंथ, बट द कंडीशन ऑफ प्राइवेट स्कूल इज वेरी वेरी क्रिटिकल। The MP government is not ready to accept this fact that the private schools are struggling financially, economically and socially. प्राइवेट स्कूल्स का एक संगठन है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन PSA, भिंड जिले के अध्यक्ष हैं मिस्टर अवधेश शर्मा, उनसे हमारी बात हुई। और मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर किस प्रकार गिरा है, प्राइवेट स्कूल्स किन किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, सरकार को इन समस्याओं पे कैसे ध्यान देना है, बातचीत की कुछ अंश मिस्टर अवधेश शर्मा जी के साथ में देखिए। इसी तारतम्य में अब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मिस्टर अवधेश शर्मा जी, जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो वो हमें इन सारी चीज़ों से अवगत कराएंगे। मैं जुड़ता हूं उनसे। सर नमस्कार। सर जानना चाहेंगे कि आप प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो इस कोरोना काल में शिक्षा पर जो प्रभाव रहे, उस शिक्षा के क्षेत्र में आपके एसोसिएशन की तरफ से क्या स्टेप्स उठाई गई फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड अदर पीपल। और दूसरी चीज़ सर जानना चाहेंगे शॉर्ट में आपसे कि ये जो राइट टू एजुकेशन है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 8 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, जो संविधान के अनुच्छेद 21 का में वर्णित है, तो उसके तहत 25% स्टूडेंट्स या कुछ ऐसा बंटवारा होता है, वो राशि दी जाती है उनकी फीस वगैरह, जो कि पिछले गत मेरे ख्याल से लगभग 4 वर्षों से नहीं दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो सर इन सारी चीज़ों पर कृपया प्रकाश डालें। देखो, एक तो सबसे बड़ा आज का जो प्रश्न है वो ये है कि इस कोरोना काल में अगर कोई भी सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित है तो वो प्राइवेट स्कूल से। और मैं समझता हूँ प्राइवेट स्कूल से लगभग लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, जिससे उनकी आजीविका भी चलती है और बच्चों का भी बगैर, एक कहावत है कि बगैर शिक्षा के व्यक्ति का विकास हो ही नहीं सकता। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं समझता हूँ कि एक ये महामारी है, इसमें बच्चों की सुरक्षा एक अपना एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन इस महत्वपूर्ण पहलू के साथ साथ में हमें इस बात का भी प्रयास करना है कि हम बच्चों पे भी इसका कोई इतना नेगेटिव प्रभाव ना जाए कि जिससे उनके आगे भविष्य में इसकी वजह से कहीं कोई किसी प्रकार की परेशानियां पैदा हों। तो मेरी शासन से ऐसी मांग है कि शासन को इस विचार में एक विचार करना चाहिए। मेरा एक अपना खुद का एक मत है, स्कूल को आप 50%, पहले एक गाइडलाइंस आई थी कि बच्चों को अपन 50% के हिसाब से जो है विद्यालय को ओपन करेंगे और बच्चों की छात्र संख्या क्लास में अल्टरनेट डे के अकॉर्डिंग 50% अपन लेंगे, जिससे शारीरिक दूरी मेंटेन हो जाएगी और
पढ़ाई का एक माहौल बच्चे के अंदर पैदा हो जाएगा। मैं समझता हूँ, चलो मैं मानता हूँ, चलो 50% में भी कुछ आ रहा है, तो मेरा ऐसा खुद का व्यक्तिगत मानना है, उसको आप 25% तक लेके आओ। बच्चे को कैसे भी करके अपन को शिक्षा के उससे जोड़ना है। अब गवर्नमेंट्स का एक जोर है ऑनलाइन शिक्षा, तो मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश एक पिछड़ा हुआ राज्य है। यहाँ हर व्यक्ति के पास में वो संसाधन नहीं है जिससे कि वो ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सके। अगर ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण वो नहीं कर पा रहा है तो बच्चे का जो समय का जो है नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई मेरे हिसाब से कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। अतः मेरी शासन से ऐसी मांग है कि इसके बारे में एक ठोस कोई निर्णय ले। रहा सुरक्षा का सवाल, तो मैं समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स जो भी हैं वो बच्चों की सुरक्षा के लिए उनके पेरेंट्स से ज़्यादा जिम्मेदार हैं, और इसका उन्होंने आज तक इस चीज़ को 50 बार प्रूफ करके दिया है कि हम बच्चे की सुरक्षा से लेके उसके विकास से लेके हर तरीके से हर कार्य को अपनी बड़ी जिम्मेदारी से निभाते आए हैं और आगे भी निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मेरी शासन से यही मांग है कि इसको थोड़ा सा विचार करके स्कूलों को रीओपन करने का प्रयास करें। उसके लिए जो भी SOPs बनेंगी उन सब का हम अपनी तरफ से पालन करेंगे और अपने तरफ से बेहतर व्यवस्था देके बच्चों को सुरक्षा की पूर्ण रूपेण से गारंटी देने का प्रयास करेंगे। इस त्रासदी के अभी तक के समय में आपके एसोसिएशन की तरफ से किए गए कुछ कार्यों को चिन्हित करें कृपया। एसोसिएशन ने शासन सबसे बड़ी जो परेशानी अभी जो आ रही है, एसोसिएशन ने 1-2 बार हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी जो है वहाँ मुलाकात की है और कहा है कि आप अपनी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप हमें बताएं, हम उसके अकॉर्डिंग हम जो है कार्य को करने को तैयार हैं, लेकिन स्कूलों को रीओपन किया जाए। लेकिन अब अगर एक प्रश्न इस बात का उठता है कि बच्चे का अकेला स्कूल को बंद कर रखने से क्या कोरोना नियंत्रण में आ रहा है, प्रश्न यहाँ है। आपने सारे सेक्टर्स खोल रखे हैं, जब सारे सेक्टर खोल रखे हैं, बच्चे का पेरेंट्स घर से बाहर अपने कार्य के लिए जा रहा है, वो शाम को आके बच्चे से क्या मुलाकात नहीं करेगा? मुलाकात करेगा तो फिर उसका कोरोना प्रोटोकॉल्स कहाँ पूरा हो रहा है? तो मेरा ऐसी मांग है कि जहाँ समस्या ज़्यादा है कोरोना की, कंटेनमेंट जोन्स हैं, यहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट्स पे ज़्यादा परेशानियाँ हैं, वहाँ मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा प्रिकॉशंस के तौर पे और कुछ समय के लिए रखा जाए। बाकी का जहाँ कोरोना लगभग अब देश में कुछ हिस्से में रह गया है, बाकी की जगह इसका इतना कोई दुष्परिणाम अभी निकल के नहीं आ रहा है, तो शासन को इस बारे में विचार करना चाहिए। और अगर मैं कह रहा हूँ 50% में अगर परेशानी महसूस हो रही है तो उसको भले ही 25, इससे क्या है बच्चे की एक कनेक्टिविटी बढ़ेगी स्कूल से, तो उसका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सिस्टम उसका पढ़ाई का, क्योंकि इस कोरोना काल में आप बच्चों का भी अगर आप देखें तो बच्चे भी इस वक्त जो है काफ़ी जो है मानसिक तौर से जो कह के जाता है संतुष्ट स्वस्थ नहीं है। हाँ, वो स्वस्थ नहीं है। आप अगर किसी भी बच्चे से या पालक से बात करें जहाँ इसका नहीं है, तो वो ये कहता है नहीं साहब अब तो जो है भले ही आप 1 घंटे 2 घंटे अल्टरनेट डे जैसे भी हों, बच्चों की कुछ प्रक्रियाएं पढ़ाई से संबंधित चालू होना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि शासन को इस बारे में कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए। सही बात है शर्मा साहब, 4 दीवारी में उनका बचपन भी कहीं ना कहीं जो है कि सिमटता जा रहा है। अच्छा, थोड़ा सा उस बारे में बताएं कि कुछ वर्षों से ये 25% का जो रेशियो होता है निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत, तो वो क्या कारण रहे, लिहाजा इन चीज़ों पर क्यों नहीं वो एक्शन लिया गया? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। शासन का 2011-12 से RTE के तहत जो है बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में शासन की ओर से एडमिशन 25% साला की जो भी सबसे छोटी क्लास है उसमें दिया जाता था। और उस समय जब इस एक्ट को लागू किया गया था तो ये जानकारी दी गई थी कि आपका जो भी भुगतान होगा वो हम सत्र को समाप्त होते से ही तुरंत आपका कर दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो सत्र समाप्त हुए 4-4 वर्ष हो गए और RTE का भुगतान आज तक विद्यालयों को अपर्याप्त है। तो मेरी शासन से ऐसी मांग है कि इस कोरोना काल में
जहाँ विद्यालय की अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा डबाडोल है, उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, वेतन के लिए पैसे नहीं है, बिजली के बिल तक जमा करने के लिए शासन जो है पैसे नहीं है, उसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूल्स की जो राशि है वो जो है शासन अपने दबाए बैठी है। तो शासन को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल्स में मैं शासन का आप एक दोहरा मापदंड मेरे को यहाँ समझ में आता है। आप हर किसी को एक आर्थिक सहायता कोई ना कोई पैकेज दे रहे हैं, चाहे आपका किसान हो, चाहे आपका मजदूर हो, चाहे आप व्यापारी हो, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के लिए आज तक शासन ने किसी भी प्रकार की कोई भी पैकेज की भी घोषणा नहीं की। चलो भाई पैकेज आप नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो पैसा है उस पैसे को तो कम से कम हमें रिलीज करा दो, जिससे कुछ हम लोगों का भी जो है कार्य चालू हो। हमारे स्कूल की बाई है, 14 तारीख को क्या वो दीपावली के दिए नहीं जलाएगी? कैसे जलेगा उसका दिया जब हमारे पास में पेरेंट्स पैसा देने को तैयार नहीं है? आप शासन की तरफ से हमें कोई मदद नहीं कर रहे हैं, हमारा जो पैसा है आप उस पैसे को भी आप रोक के रखे हुए हो, तो हम लोग कैसे जो है अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगे? कैसे हम हमारा जो स्टाफ, हमारा जो परिवार है, जो हमारे लिए आज दिनांक तक जो है हमारे हर सुख दुख में जो है साथी रहा है, हमारे लिए वो कार्य करता है, आज उसके बच्चे जब घर पे भूखे हैं और हम इतने मजबूर हैं कि हम उसको जो है कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे इन परिस्थितियों को जो क्या कही जाता है फेस कर रहे हैं? तो शासन से हमारी ऐसी मांग है कि हम लोग भी आप ही के एक अंश हैं, हम तो आपके लिए एक सपोर्ट ही कर रहे हैं। आज का अगर एक रेशो देखा जाए तो कम से कम प्राइवेट स्कूल 50% विद्यार्थियों को अध्यापन करा रहा है। क्या अगर ये प्राइवेट स्कूल्स ख़त्म हो जाएंगे तो क्या शासन इतनी जल्दी इतना एक अपना इंस्पेक्टर खड़ा कर सकती है कि वो इन 50% बच्चों को अपने यहाँ पे एडमिट करके और इनके शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर सकती है? और कर सकती है तो इसमें उनका कितना बजट खर्च होगा? प्रश्न इस बात का भी है, वो बजट कहाँ से आएगा? तो हम तो आपके एक अंग हैं, आपके लिए सहयोगी हैं, तो आपको हमारे बारे में भी थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। हम भी आपकी प्रजा हैं, हमारा भी अपना एक कार्य है, जो उस कार्य के तहत हम आप अपने प्रदेश का, अपने देश का हम सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो इतने समय से ये जो बजटिंग नहीं हुई है, इसके लिए कितनी बार मांगे आपने रखी हैं? सरकार का प्रत्युत्तर क्या रहा है उसके बारे में, और अगली स्टेप के रूप में आप कब और क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके से मांग करने जा रहे हैं? इसके लिए हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से माननीय अध्यक्ष हमारे अजीत सिंह जी एवं महासचिव श्री लक्ष्मीकांत मिश्रा जी द्वारा समय समय पर शासन को अपनी मांग पत्र रखी गई है, और अभी एक दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल का भी हमारा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें शासन ने हमें आश्वासन दिया था कि हम जो है जल्दी से जल्द इस राशि को आपको भुगतान आपका करवा देंगे। और अभी शासन का मैंने कल ही मंत्री जी का, हालांकि कोई अथेंटिक लेटर तो नहीं कह सकते, लेकिन कल मंत्री जी का ऐसा आश्वासन मिला है, मैंने खबरों के द्वारा देखा है कि इस माह के अंत तक हम आपका पैसा रिलीज करा देंगे। लेकिन शासन और प्रशासन, शासन के स्तर से जो निर्णय होके आते हैं वो कहीं ना कहीं आके फिर प्रशासनिक स्तर पे आके वो अटक जाते हैं। तो कार्य को समय सीमा के अंदर पूर्ण न करने पर भी एक अपनी समस्या क्रिएट हो जाती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस समय सारे मापदंडों को आप एक साइड रखें, आप कैसे भी करके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस राशि को विद्यालय तक पहुँचाएँ। वैसे भी अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश शासन सबसे कम राशि, आरटी ही की सबसे कम राशि मध्य प्रदेश शासन दे रही है, जो मेरी नॉलेज में है। अन्य प्रदेशों में इसकी राशि बहुत अत्यधिक है। अब उस राशि को भी हम पे अगर हम लोगों को समय पे नहीं मिलेगी तो हम स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं उनको कैसे संचालित करेंगे? तो ये थोड़ा सा विचार करना चाहिए मेरे हिसाब से शासन को भी और प्रशासन को भी, और हमें जल्दी से जल्दी इसके लिए जो है राशि प्रदान कर देना चाहिए। और अगर राशि प्रदान नहीं होती है तो फिर हम आगे की रूपरेखा हमारा जो संगठन बना रहा है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे।
बहुत 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 धन्यवाद शर्मा साहब। यानी कि निष्कर्षतः हम इस बात को कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये शिक्षा व्यवस्था है, इसी के प्रति सरकार का ढुलमुल रवैया ज़्यादा नज़र आ रहा है। जैसा कि शर्मा जी साहब ने बताया, समय समय पर मांगे की गई हैं उस अनुदान के लिए जो एक जायज़ है, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो उसको प्रोवाइड कराती है वो अन्य स्टेट्स की अपेक्षा काफ़ी कम है, फिर भी इट वॉज नॉट प्रोवाइडेड, नहीं उपलब्ध कराया गया। तो इसी कड़ी में आगे मिलते हैं अगले व्यक्ति के साथ। धन्यवाद। इसके बाद हमारी चर्चा हुई डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी से, जो कि शहर के बहुत ही अनुभवी डॉक्टर हैं। राजनीति से भी वो ताल्लुकात रखते हैं। तो राजनीति और चिकित्सा दोनों ही क्षेत्र में कोरोना का क्या प्रभाव रहा है, आइए डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह राजावत आपकी आवाज़ से जुड़ा हुआ हूँ डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी के साथ में। तो डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि ये कोरोना काल में विशेष रूप से शिक्षा पर क्या इसका प्रभाव रहा, और आपकी एक सामान्य प्रतिक्रिया पहले इस पर। देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी है और पिछले नवंबर से 2019 नवंबर दिसंबर से चाइना से शुरू हुई और धीरे 9 जनवरी में हमारे देश में केरला में प्रथम केस आया और पूरे देश में धीरे धीरे फैल गया। निश्चित रूप से क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ स्टेप गवर्नमेंट को लेना पड़े, जैसे कंप्लीट लॉकडाउन करना पड़ा, जनता कर्फ्यू लगाया गया, स्कूल में बच्चे नहीं गए, टीचर्स नहीं गए, तो पढ़ाई इससे प्रभावित हुई। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है। निश्चित रूप से बच्चे इससे हैबिचुअल नहीं हैं। जो बच्चे इस बात से अकस्टम नहीं हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ें, तो क्लासरूम में और ऑनलाइन में बहुत अंतर होता है। तो पिछले 7-8 महीने से 10 महीने से जो भी शिक्षा का बुरा हाल हुआ है, ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। ऑनलाइन शिक्षा के जो साइकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसा कि एक कॉमन चीज़ें नज़र में आती हैं कुछ, कि बच्चा एक तो स्क्रीन का, मोबाइल का हैबिचुअल हो रहा है, दूसरा मोबाइल में शिक्षा के बहाने यदि उसे मौका मिलता है तो वो अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, दूसरी चीज़ें देखने में, और तीसरा कि क्या मोबाइल से उतना जो क्लास में आमने सामने शिक्षक के रूबरू होकर जो चीज़ें प्राप्त कर सकता है, तो इसका फीडबैक भी उतना नहीं आ पा रहा। उस बारे में थोड़ी अपनी प्रतिक्रिया दें सर। देखिए, मोबाइल के जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी है। मोबाइल बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस के लिए, आप चूँकि क्लासरूम में बच्चे नहीं जा पा रहे, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो बच्चे के लिए मोबाइल आवश्यक भी हो गया। जब बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करेगा तो नेट भी चलाएगा, कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखेगा, कुछ बुरी भी सीखेगा। और बच्चे सुबह से शाम तक मोबाइल में लगे रहते हैं, उसका प्रभाव आँखों पर भी पड़ता है। और बच्चा जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना चाहिए, बच्चे स्कूल से आते थे, बस्ता फेंक के खेलने जाते थे, अब बच्चे मोबाइल में दिन भर लगे रहते हैं, तो उससे शरीर पे भी प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों का वजन बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है, जो कि भविष्य के लिए बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इससे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ आगे चल के होती हैं। मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। और मोबाइल, अगर पेरेंट्स की ये मजबूरी है बच्चे को पढ़ाना है तो मोबाइल देना पड़ेगा, मोबाइल दिया भी जा रहा है। लेकिन ये 100% मैं एक संदेश देना चाहूँगा पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, जितना आवश्यक है उतना ही मोबाइल का इस्तेमाल किया जाए, अनावश्यक रूप से मोबाइल का इस्तेमाल न किया जाए। सर, चूँकि चिकित्सा पेशे के अलावा राजनीति क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय हैं, तो एक जो ज्वलंत प्रश्न या आम प्रश्न कह लो जो जनता के हर गली कूचे में सुनने को मिलता है, तो सर से उसके बारे में एक ईमानदारी भरी प्रक्रिया जानना चाहेंगे कि एक जो कॉमन क्वेश्चन है कि आम पब्लिक के लिए, जनता के लिए ये गाइडलाइन, वो प्रोटोकॉल और ये नियम, वो नियम, और जब चुनाव टाइम पे जैसा हाल ही में रिसेंटली जो उपचुनाव संपन्न कराए गए, तब ये किसी भी पार्टी के नेता हो, उनके साथ में कार्यकर्ता हो, आम भीड़ हो, तब ये प्रोटोकॉल, ये केंद्र की गाइडलाइन, स्टेट की गाइडलाइन, तब ये कहाँ चली जाती है, तब फॉलो क्यों नहीं होती है, तब ये क्यों तोड़ दी जाती है? सर, आपकी क्या विचार है? चूँकि यू आर कनेक्टेड, यू आर द पार्ट of the politics and you are taking an active role in the politics right now, so what's your means reaction about that? देखिए, एज ए फिजिशियन मैं आपसे बताना चाहूँगा, निश्चित रूप से इस तरह की गैदरिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चुनाव एक प्रक्रिया है और चुनाव में जब प्रचार होता है
तो हज़ारों की लोग संख्या में वहाँ इकट्ठे होते हैं, कोई मास्क का इस्तेमाल नहीं करता, कोई सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं करता, और पब्लिक के लिए शासन एक गाइडलाइंस देता है 2 मीटर दूरी, मास्क ज़रूरी, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये जो शासन का चरित्र है, दोहरा चरित्र है। एक तो आप चुनाव करा रहे हो, दूसरा पब्लिक को आप ये कह रहे हो कि मास्क लगाइए, नहीं तो आपको जुर्माना लगेगा। अभी सर सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अभी कुछ दिनों पहले 500 रुपये चालान के हिसाब से विदाउट मास्क जो बाइक राइडर थे, बाइक राइड कर रहे थे, उनसे 500 रुपये वसूला गया सर। तो ये जानबूझ के नियमों को हाशिए पे डालना चुनाव के टाइम पर, और फिर पब्लिक से इस तरीके से 500 रुपये वसूल करना, उसके भी तमाम ऑप्शन है। जैसा फॉरेंस में, अदर अपनी इंडिया में भी कुछ सिटीज़ में हुआ है कि भाई 500 रुपये आप जो ले रहे हो, उनके बदले उनको मास्क उसकी कीमत 100 रुपये वसूलो, या गुलाब का फूल देकर। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ कहीं कहीं चली हैं कि व्यक्ति को नियम भी याद दिला दो शर्मिंदगी के माध्यम से या अन्य तरीकों से। तो ये चीज़ें भी, मुद्दा आपने अच्छा छेड़ा सर। अभी कुछ दिनों पहले हुई थी, लोग वैसे ही त्रस्त हैं कोरोना से आर्थिक रूप से, और ये 500 रुपये के चालान वाली प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर देखी गई थी सर। हाँ, तो इस बात को थोड़ा कंटिन्यू करें। थैंक यू। मैं इसका विरोध करता हूँ। उनको ज़्यादा से ज़्यादा चालान करना चाहिए 100 रुपये का, एक उनको मास्क देना चाहिए, और 100% एक सैनिटाइज़र की छोटी सी शीशी भी देना चाहिए, और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि हम अपना बचाव कर रहे हैं, दूसरे का बचाव नहीं कर रहे। कोरोना से या किसी भी बीमारी से हमें बचाव स्वयं करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। अगर हम मास्क लगाएंगे, निश्चित रूप से हम कोरोना का बचाव करेंगे। बार बार हाथ धोएंगे, कोरोना का बचाव करेंगे। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, कोरोना का बचाव करेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। लेकिन 500 रुपये कतई वसूल नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम मेरे हिसाब से 100 रुपया या 50 रुपये के वसूली होना चाहिए। उसके साथ में इनको एक मास्क देना चाहिए, और सैनिटाइज़र की एक छोटी सी शीशी, जो चाहे भले ही 10, 20, 50 रुपये की जितने की भी आए, वो देना चाहिए, जिससे उनको एक संदेश जाए कि हम बिना मास्क जा रहे हैं, हमारे चालान होगा, चलो हमें ये मास्क मिल गया और ये शीशी मिल गई। तो निश्चित रूप से ये 500 रुपये का मैं विरोध करता हूँ। और अगर करना था तो ये पॉलिटिशियंस की जो जितनी मीटिंग हो रही है, 5-5 हज़ार की मीटिंग हो रही है, तो उनसे क्यों नहीं चालान करते? सारे पॉलिटिकल पार्टी से 5,000 के हिसाब से आप वसूल करो ना, 500 रुपये क्यों नहीं करते हो? तो ये दोहरा आप चरित्र क्यों दिखाना चाहते हो? सरकार आम जनता के लिए कुछ और नियम बनाती है, और चुनाव और उसके लिए कुछ और नियम बनाती है। ये मेरे जहन में बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये दोहरा चरित्र सरकार का क्यों। डॉक्टर साहब, इसके अलावा और कोई विशेष बिंदुओं पे यदि आप प्रकाश डालना चाहें तो? देखिए, ये कोरोना एक ऐसा बिंदु है जिसमें बहुत कुछ प्रकाश डाला जा सकता है। मैं तो डायरेक्ट केंद्र सरकार पे इस पर लांछन लगाऊंगा कि हमारे देश में कोरोना फैलने के लिए केंद्र सरकार इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। सही ढंग से डीलिंग नहीं हुई, सही ढंग से हैंडलिंग नहीं हुई, इसीलिए जो है इतने देश में, हमारे देश में आर्थिक स्थिति, लोगों की मौत जो हो रही है, उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे बातचीत से एक प्रमुख बातचीत का अंश जो निकल के आया वो ये है कि कानून को आप किसी भी समाज में, किसी भी काल में ज़बरदस्ती लागू नहीं कर सकते हैं, थोप नहीं सकते जनता के ऊपर। जनता को जागरूक करके आप अपने तरीके से, अपने प्रबंधन से उन कानूनों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ज़बरदस्ती करके थोपना उनको, ये तो जनता के लिए अहित में होता है, और आप जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, कानून के रक्षक कहे जाते हैं आप। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपकी आवाज़ से पुष्पेंद्र। इसके साथ ही हमने चर्चा की भिंड के गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर सुधीर दीक्षित जी से। हमने उनसे जानने का प्रयास किया कि कॉलेज लेवल पर छात्र किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और कॉलेज स्तर पर इस समस्या से कैसे निपटा जा रहा है। आइए प्रोफेसर सुधीर दीक्षित जी से बातचीत के क्वेश्चंस देखते हैं। मेरे साथ अब जुड़े हुए हैं शासकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सुधीर दीक्षित जी। तो उनके विचार और कॉलेज की गतिविधियों के बारे में जानते हैं, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए क्या पूछना है आपको, मैं क्या बताऊँ। हम ये कोरोना काल में शिक्षा पर प्रभाव, उस विषय पे चर्चा करने के लिए यहाँ आए आपसे। तो एक आपके व्यूज़ की शिक्षा पर एक प्रभाव और अपने कॉलेज की गतिविधियाँ और उससे संबंधित जानकारी आप प्रोवाइड कर सकें सर। जी। देखिए, कोरोना से केवल शिक्षा विभाग ही नहीं, मेरा ख्याल है सारे विभाग प्रभावित हैं। और शिक्षा विभाग तो इसलिए ज़्यादा प्रभावित है क्योंकि आपको पता है, सभी लोग जानते हैं कि मार्च से लगभग कक्षाएं ना के बराबर चल रही हैं।
अभी शासन की मंशा ये रही है कि बच्चों का सेशन खराब ना हो, इस वजह से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कराई गई हैं और जो प्राध्यापक गण हैं वो सभी अपना सिलेबस रन करा रहे हैं, लेकिन वो मोबाइल के थ्रू, बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया में दूरस्थ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, तो उनको भी हम लोगों ने कहा कि वो आपस में शेयर कर लें। जिन बच्चों के पास मोबाइल है उनके पास जाएं और कक्षाओं का टाइम टेबल हम लोगों ने जारी कर दिया है। हालांकि अभी भी जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो चल रही है, अंतिम चरण प्रवेश का चल रहा है। लगभग फर्स्ट ईयर में हमारे यहाँ 200 एडमिशन फिर से हो गए हैं और बीए के तीनों क्लास में लगभग 200 एडमिशन हैं और ऐसी लंबी संख्या है बच्चों की पढ़ने वालों की। आप सभी जानते हैं कि परीक्षाएं भी इस बार ऐसे ही हुई हैं, ओपन बुक सिस्टम से हुई हैं फाइनल ईयर की, और सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर की जो परीक्षाएं हुई हैं वो सेमेस्टर के हिसाब से जो हमारे यहाँ इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं उसके माध्यम से ली गई हैं और उन्हीं से उनका प्रमोशन हुआ है, वो पास किए गए। लेकिन फाइनल ईयर की ओपन बुक सिस्टम से हुई हैं जिसमें बच्चों ने आंसर शीट लिख लिख के जमा की हैं और वो उनके रिजल्ट भी आ गए। अभी पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका रिजल्ट रुका हुआ है, इस वजह से फाइनल की परीक्षाएं अभी तो होने के बाद भी परीक्षा परिणाम लंबित है। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के क्लास हमारे यहाँ रन कर रहे हैं टाइम टेबल के हिसाब से। बच्चों को अभी समझाया गया है कि वो आए नहीं जहाँ तक हो सके, लेकिन जो बहुत गरीब बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको ये कह दिया गया है कि वो गाइडेंस लेने के लिए आना चाहें तो हमारे यहाँ ऊपर एक ऐसा बड़ा हॉल है जिसमें हम लोग उनको बैठाने की व्यवस्था करते हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ बच्चे सामने बैठ जाते हैं गैप दे दे करके और वहीं से ऑनलाइन क्लास चलते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो यही व्यवस्था है, आगे जैसा शासन निर्देश देगा वैसा काम किया जाएगा। कोरोना से प्रभाव तो बहुत हुआ है, खास करके हर क्षेत्र में हुआ है, शिक्षा विभाग में उससे भी ज़्यादा हुआ है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में तो असर पड़ा ही है। सर, ये ऑनलाइन क्लासेस जो प्रोवाइड की जा रही हैं तो मीन्स उसका फीडबैक रहा और आपके फीडबैक का पैरामीटर क्या रहा, मतलब किस हद तक इट वाज सक्सेसफुल द फैसिलिटीज विच वाज गिवन बाय यू? देखिए, सक्सेसफुल तो नहीं बोल सकते, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये रन कराया जा रहा है, इसलिए क्योंकि वो प्रभाव तो नहीं पड़ता। जो फेस टू फेस बच्चे बैठते हैं, सामने पढ़ते हैं, पूरे सिलेबस को समझते हैं। दूसरी चीज़, जैसे कुछ लिटरेचर के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिंदी है, अंग्रेज़ी है, संस्कृत है, तो इनमें तो टेक्स्ट बुक रीडिंग होती है। टेक्स्ट बुक रीडिंग में क्या होता है कि प्रोफेसर सामने पढ़ाता है, बच्चों की समस्याएँ होती हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, हिस्ट्री है, इस तरह के सब्जेक्ट हैं, तो इनको तो क्या है बच्चे ऑनलाइन भी समझ सकते हैं, उनके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको टेक्स्ट बुक के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है या समझा जा सकता है, उनमें बच्चों को समस्याएं आ रही हैं। अभी आप राइटिंग के बारे में, जो परीक्षा सिस्टम राइटिंग के बारे में बता रहे थे, तो जो क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उनकी राइटिंग बच्चा घर से ही करके ऑनलाइन ही जमा करना होता था क्या उसको? जी जी जी, वो ओपन बुक सिस्टम से दिया गया था। क्वेश्चन पेपर क्या होते थे कि बच्चों के पास सीधे ऑनलाइन आ रहे थे और वो कॉलेज को भी प्रोवाइड कराए गए थे कि जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं उनको हम क्वेश्चन आंसर्स दे सकें। इसके बाद बच्चों को क्या था, घर से ही वो क्वेश्चन आंसर शीट लिख के लानी थी और कॉलेज में जमा करनी थी। कॉलेज इकट्ठे क्या करता था, कलेक्टिवली पूरा बंडल बनाते थे और उसे नोडल कॉलेज में जमा करते थे और नोडल कॉलेज में ही उसका परीक्षण हुआ है। ऐसा किया गया अभी। यानी कि चीज़ें मैनेज कर ली गई हैं कैसे न कैसे तरीके से। निश्चित रूप से, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ये कहना था कि हम उस डिग्री को मान्यता नहीं देंगे जिसमें परीक्षा नहीं होगी, और इसी वजह से ओपन बुक सिस्टम से ये फाइनल ईयर का एग्ज़ाम केवल कराया गया है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। कोरोना काल में शिक्षा की कड़ी में आगे बढ़ रहे थे और ये इंसानियत ग्रुप बाय मिस्टर हक्कू यहाँ पर हम आए हुए हैं, इनसे जुड़े हैं। एक थोड़ा मीन्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट, विषय से हटके मैं 20 सेकंड की बात कहना चाहूँगा कि मैं आया तो था यहाँ पे कोरोना काल में शिक्षा और शिक्षा के लिए इनके ग्रुप के लोगों द्वारा किए गए प्रयास, और लगभग 200-250 लोग हैं इनके ग्रुप में, सभी सक्रिय हैं। मैं देखता रहता हूँ इनकी गतिविधियाँ फेसबुक वगैरह पे। मैं ये कहना चाह रहा था, पॉइंट को दोहराता हूँ मैं, कि मैं आया था टॉपिक पर उस पर बात करने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ जो चीज़ें सुनी थी, लेकिन यहाँ जो आके देखी, महसूस की, तो मैं थोड़ा सा खुद भी डाइवर्ट हो गया उन चीज़ों में। मेरा कहने का मतलब है कि जैसा कि नाम इंसानियत ग्रुप है, मैंने चीज़ों को यहाँ देख
देखा, सुनी हुई चीज़ें अलग होती हैं, फिर देखा, देख के महसूस किया, तो मैंने सोचा कि वीडियो को थोड़ा सा लंबा किया जाए और चीज़ें जोड़ी जाएँ जो कि यहाँ पे इस विषय में संभव नहीं है। उसके लिए हम एक अलग से प्रेजेंटेशन रखेंगे अपने दर्शकों के लिए चैनल के माध्यम से। अभी फ़िलहाल बात करते हैं हक्कू जी से कि कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में आपके ग्रुप के द्वारा स्टूडेंट्स के हित में क्या प्रयास किए गए, किस प्रकार से और क्या क्या एक्टिविटीज़ की गई? जी नमस्कार, मेरा नाम मोहित इंसानियत है। एक्चुअल में क्या है, कोविड के टाइम पे जो रिच फैमिली से लोग थे उन लोगों ने तो अपना अपना लैपटॉप खोल के जूम पे जाके कहीं कहीं जाके क्लास ज्वाइन कर ली, लेकिन जो गरीब लोग थे उनके पास पहुंचने का साधन नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी घर से नहीं निकल रहा था। तो उस समय हमने एसडीएम सर से परमिशन लेके उन बच्चों को ड्यूरिंग लॉकडाउन, मतलब कुछ लॉकडाउन के कुछ समय बाद, 1 महीने तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, उसके बाद जब माहौल थोड़ा सा हल्का हुआ तो हमने उन्हें अपने उपचार केंद्र पे, हमारा जो इंसानियत का आश्रम बना हुआ है वहाँ पर बुलाया और हम लोगों ने उन्हें शिक्षा दी। शिक्षा के साथ साथ हमने बताया, क्योंकि शिक्षा के लिए मन का स्वच्छ होना जरूरी है और मन स्वच्छ तभी होगा जब आपका तन भी स्वस्थ होना चाहिए। तो हमने उन्हें बताया कि आप सुबह जल्दी जागिए, आप ब्रश कीजिए, प्रॉपर आप स्नान कीजिए। इन चीज़ों के साथ साथ हमने उन्हें शिक्षा के बारे में बताया, अध्ययन के बारे में बताया, क्योंकि अध्ययन तो आजकल सभी स्कूलों में मिल जाते हैं लेकिन संस्कार नहीं मिलते। तो साथ ही साथ हमने उन्हें संस्कार के बारे में बताया कि आप सुबह जगिए, अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, पैर छूइए, सबसे सभ्यता से पेश आइए। तो बस इसकी ज़रूरत हमारे देश को बहुत है, क्योंकि संस्कृति गायब हो रही है। तो हम लोगों ने शिक्षा के साथ साथ संस्कृति पे काम किया, उनको प्रॉपर एजुकेशन और अच्छी हेल्थ के बारे में हमने उन्हें बताया और उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से उसका पालन भी किया। और उसके अलावा हमसे जो भी बना हमारी टीम से, उनके लिए बुक्स हो, उनके खाने पीने के लिए हो, कपड़े हो, जितना भी हमसे बना हम लोगों ने हेल्प किया। बस उनको क्लास के रूप में शिक्षा आपने किस प्रकार से, किस स्थान पर और किस फॉर्मेट में दी? एक्चुअल में क्या ना, क्लास के रूप में अभी जहाँ पे आप खड़े हुए हैं काफ़ी बड़ा हॉल है, तो यहाँ पे एक बार में समथिंग 40 से 50 लोग आ जाते थे बैठने के लिए। प्रॉपर मास्क के साथ सैनिटाइज होने के बाद हम उन्हें एंट्री करते थे। उसके बाद शिक्षा के लिए हमारे पास काफ़ी टीचर्स थे ऐसे, क्योंकि उस टाइम पे सबके काम बंद हो गए थे। तो वो टीचर्स ने यहाँ पे आके, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ खड़े हुए अनिकेत सर, अक्षय सर, इन लोगों ने भी शिक्षा दी है, तो आप इनसे बात कर सकते हो उस बारे में। हाँ, 2 पंक्तियां बोल के थोड़ा सा उसको हाईलाइट करें। जैसे कि इसने बताया आपको कि हमारे पास जो भी बच्चे थे हम उन्हें यहाँ पर लाए और उनको हर तरीके से शिक्षा प्रोवाइड करी, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, आध्यात्म के रूप में हो, किसी भी तरह में हो। तो ऐसे ही जैसे कि मोहित ने बताया आपको, वैसे ही हम लोगों ने करा था कि जैसे उन लोगों को यहाँ पर बुलाया था, उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई। जैसे कि उनको क्लोथ्स की ज़रूरत थी, कपड़ों की ज़रूरत थी, तो हमने कपड़े प्रोवाइड कराए उन्हें, उनको अच्छे से अच्छा खाने के लिए दिया, उनको ज्ञान के तौर पे सुबह उठना, जागना, कैसे उठना है, कैसे सारी प्रतिक्रियाएं करनी है, आपको दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्रोवाइड कराई थी हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद इंसानियत ग्रुप, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर एंड कीप ऑन कैरी ऑन। हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीमान श्याम सिंह कुशवाहा जी, जो कि शिक्षा विभाग से संबंधित है। तो वो हमें बताएंगे कि कोरोना समय में शिक्षा विभाग की ओर से क्या प्रयास किए गए शिक्षा के लिए और अन्य जो उनकी पॉलिसीज़, जो गतिविधियां रहीं। तो जुड़ते हैं उनसे। कोरोना काल में 22 मार्च से जैसे ही लॉकडाउन शुरू होता है तो परीक्षाएं केवल स्थगित की गई थी। उस समय परीक्षा स्थगित करने के बाद परीक्षा पुनः जून में चालू हुई, वो भी 10th की न कराते हुए 12th की केवल परीक्षाएं कराई हैं, बाद में परीक्षाएं और भी कराई हैं। मेरा मानना ये है कि कोरोना काल में 1 अप्रैल से नया सत्र चालू होना था, 1 अप्रैल से सत्र चालू न होते हुए जून से चालू हुआ है। और जून में जो है शासन ने जो मंशा बनाई कि जो है कोरोना काल काफ़ी लंबा समय चलेगा, इसमें शिक्षकों को घर घर जा कर के पहले डिजी लैब द्वारा पढ़ाई का कार्य किया। डिजी लैब के बाद एक दीक्षा ऐप के द्वारा जो है बच्चों को मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा शैक्षिक स्तर पर जो है पढ़ाई जारी है। कुछ पालकों के द्वारा जो है डिजी लैब के कार्यक्रम जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, या दीक्षा के द्वारा व्हाट्सएप पे सामग्री नहीं पहुंच पा रही, किसी बच्चे के पालक पे जो है इंटरनेट नहीं है, तो किसी के पास व्हाट्सएप वाला जो है मोबाइल नहीं है, किसी पे सिंगल मोबाइल है। मेरा मानना ये है जितने गरीब तबके के बच्चे हैं, मैं बिलोंग करता हूँ ग्राम नोनाटा से, नोनाटा में शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। मेरे यहाँ प्राइमरी स्कूल है, तो प्राइमरी स्कूल में हमारे यहाँ निकल के आया है कि 6 स्तर के परिवार हमारे यहाँ रहते हैं। पहले स्तर के परिवार पर मोबाइल है, रेडियो है, टीवी है, तो उनके बच्चे तो बहुत अच्छी तरह से जो है पढ़ रहे हैं।
और दूसरे नंबर के परिवार आ रहे हैं, उनके पास मोबाइल तो है मगर इंटरनेट नहीं है, क्योंकि मजदूर वर्ग से हैं, तो मजदूर वर्ग जो है कभी जो है पैसा होता कभी नहीं होता है। तीसरा वर्ग ऐसा है जिसके पास व्हाट्सअप मोबाइल ही नहीं है, तो उस पर जानकारी नहीं जाती है, तो परिवार के दूसरे लोगों से वो कराते हैं। तो तीसरे तरह के लोग हो गए। चौथे तरह के ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल तो है मगर वो आप ट्यूबवेल चला रहे हैं या पिताजी बाज़ार में जो है सामग्री जो कृषि काम करते हैं, तो घर पे जाके बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। तो उनसे जब मैं जाके दूसरे दिन हमारे पास शिक्षक बंधु जाते हैं, तो शिक्षक बंधुओं को हमारे तरफ से जो है 3 तरह के, एक तो सबसे पहले मैं विद्यार्थी कॉल पंजी, विद्यार्थियों को जो कॉल किया जाता है उसको पंजी में संधारित करते हैं कि आज हमने किन किन बच्चों से जो है बात की। दूसरा है पालक से चर्चा। दूसरे दिन हम उन घर पे जाते हैं तो पालकों से भी चर्चा करते हैं। पालकों की चर्चा में ये सामने आता है कि भाई साहब हम क्या करें, सर जी हम क्या करें, हमें इतना टाइम नहीं है, हम रात को आते हैं फिर बच्चे सो जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों में। और तीसरा जो है शैक्षणिक सामग्री, जो हम प्रतिदिन शैक्षणिक सामग्री डालते हैं उसका भी हम लेखा जोखा रखते हैं कि आज कितने वीडियो बच्चों के पास पहुँचे और किन किन बच्चों ने देखा, इसका भी हम मेंटेन करके चल रहे हैं। और निष्ठा कार्यक्रम भी एक बहुत अच्छा आया है। मेरा यहाँ तक मानना है कोरोना काल में जो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है वो संपन्न परिवार वाले तो पढ़ रहे हैं, गरीब तबके के जो बच्चे जिनके पास इंटरनेट नहीं है या मोबाइल नहीं है या उनके पास कोई साधन नहीं है, उनको थोड़ा ज़रा परेशानी आ रही है। उनके लिए शासन से मेरी ये मंशा थी कि शासन किसी प्रकार से एक सामूहिक रूप से, उसमें भी जो है शासन ने प्रयास किया था कि सरपंचों को जो है ऐसा किया था कि सरपंच स्तर पे अपने पंचायत भवन में एक बड़ा सा स्क्रीन लगा करके बच्चों को पढ़ाएं, मगर कोरोना काल के कारण जो है बच्चे वहाँ नहीं इकट्ठे हो पाते हैं, क्योंकि बड़ा एक पंचायत बड़ी स्तर की होती है तो नहीं पहुँच पाते बच्चे। अच्छा, ये बोर्ड की तरफ से, एजुकेशन बोर्ड की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एग्ज़ाम्स को लेकर के और सिलेबस वगैरह जो कम हुआ है और सिलेबस इस साल जो कम हुआ है अगली साल उसकी भरपाई, इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा और प्रकाश डालें। इन साल ऐसा लग रहा है मुझे कि शासन जो हम लोगों की परीक्षा ले रहा है, डेली हम लोगों को जो है प्रशिक्षण दे रहे हैं, निष्ठा के द्वारा अभी प्रशिक्षण हम लोगों के चल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को भी उसमें लाभ मिलेगा और साथ साथ में शिक्षकों की भी परीक्षा होगी। शिक्षकों की परीक्षा के साथ साथ ये रहेगा निश्चित कि जो हम निष्ठा का कार्यक्रम बच्चों को डाल रहे हैं उसमें 60% बच्चों को अपने सिलेबस के आधार पर नंबर अंकित किया जाएगा, 40% मेरा मानना है कि शासन जो है परीक्षा कराएगी। रही बात जो है 9 से 12 तक, तो 9 से 12 तक शायद जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही संपर्क करके आपको पता पड़ पाएगा कि क्या जो है योजना है शासन की, क्या कराना चाहते हैं। 1 से 8 तक का तो मेरा मानना है कि 40% पेपर कराए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा जी सर का, जिनसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली ऐप्स के बारे में, गवर्नमेंट जो विच आर बीइंग अडॉप्टेड, जो सरकार के द्वारा अपनाए जा रहे हैं और किस प्रकार की सूची और ये नाम इनका जिक्र मिला हमें कुशवाहा जी सर के द्वारा। धन्यवाद। मैं आपकी आवाज़ से पुष्पेंद्र सिंह राजावत स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से। और आज हम जिस चर्चा के लिए आपके सामने आए हैं वो ये है कि कोरोना काल में वर्तमान समय में शिक्षा किस प्रकार प्रभावित हुई है, पूरी शिक्षा व्यवस्था लोगों पर, विद्यालयों पर और खास करके विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव रहा है, उस सिलसिले में आज हम एक पूरा एनालिसिस रखेंगे लोगों के साथ में, जिसमें हमारे साथ में अभी मौजूद हैं जोनथियम ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर मिस्टर पुष्पेंद्र तिवारी जी। मैं स्वागत करता हूँ और उनका विचार जानना चाहता हूँ उनके। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोरोना काल में शिक्षा पर जो प्रभाव रहे हैं वो पहले तो आप अपना नज़रिया रखें कि शिक्षा किस प्रकार से प्रभावित हुई है कोरोना काल में। सर, कोरोना काल में शिक्षा पूर्णतः प्रभावित हुई है, चूँकि अपन यहाँ से भिंड से बिलोंग कर रहे हैं और भिंड पिछले समय मतलब काफ़ी समय से भिंड एक प्रदेश का काफ़ी पिछड़ा हुआ वो जिला था। चूँकि अब प्रोग्रेस में प्रोग्रेस हो भी रही है इसमें, चूँकि यहाँ के अधिकतर जो लोग हैं वो बाहर नौकरियाँ करने जाते हैं और चूँकि अधिकतर लोग कृषि से भी जुड़े हैं। जब कोरोना काल चला तो उनकी सबकी नौकरियाँ छूट गईं और वो वापस अपने घर को आ गए। जब घर को आने के लिए अब जैसे ही शिक्षा स्टार्ट हुई तो ऑनलाइन शिक्षा पद्धति स्टार्ट करी सरकार ने। जब सरकार ने ऑनलाइन पद्धति स्टार्ट करी उस समय लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे जिससे वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सके। काफ़ी बच्चे, जैसे किसी क्लास में 50 बच्चे हैं उसमें 8 बच्चे, किसी में 4 बच्चे, इस हिसाब से जुड़ते रहे। आगे चल के जब उन्होंने उनसे ये बात करी
तो उन्होंने कहा सर मेरे पास पैसा नहीं है, हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं। इस स्थिति से शिक्षा प्रभावित हुई यहाँ। तो इस सूरत में तो फिर लगता है कि फीस का अनुपात भी बहुत गिर रहा होगा, और चूंकि केंद्र की गाइडलाइन है कि आपको फीस के लिए बाध्य नहीं करना है बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल को, और जो शिक्षक है उनको भी नियमित वेतन देना है, तो ज़रा उन चीज़ों पर भी प्रकाश डालें कि आपको व्यक्तिगत रूप से किन किन इन चीज़ों का सामना करना पड़ा आपके विद्यालय को, और आप किस प्रकार से उन चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं, और आप स्टाफ में इस सूरत में छटनी की है या की है, इन सारे बिंदुओं को कृपया हाईलाइट करें प्लीज़। चूँकि जब यहाँ का पेरेंट्स एंड्रॉयड मोबाइल लेने के लिए सक्षम नहीं है तो फीस के लिए उसे काफ़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन करीब 20 या 30% पेरेंट्स अपनी फ़ीस जमा कर रहे हैं बच्चों के, और बड़े क्लास के बच्चे पढ़ भी रहे हैं ऑनलाइन लेकिन कम मात्रा में। तो वो कभी फीस देते हैं जिससे हम शिक्षकों को देते हैं, लेकिन शिक्षक भी कुछ हमारे साथ अपने मिल मिला के चल रहा है, जैसे उसको पेमेंट है कुछ कम मिला तो वो एडजस्ट कर लेता है। अब यदि इन्हीं कारणवश, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि जो अभिभावक हैं वो भी ज़्यादातर इस क्षेत्र के, अपने क्षेत्र के प्राइवेट वर्क्स में आउटसाइडर थे, अब उनकी रिटर्निंग हुई है बिकॉज ऑफ कोरोना, इस महामारी में, तो वो असमर्थ हैं। अब यदि फीस उस अनुपात में नहीं आ पाती है तो अब स्टाफ को भी देना है, तो इन सारी चीज़ों से आप और आप जैसे और अन्य डायरेक्टर्स हैं किस प्रकार से निजात पाएंगे इस कंडीशन में? निजात पाने के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक पेरेंट्स हमारा सहयोग नहीं करेगा तो हम लोग निजात नहीं पा सकते इसमें। शिक्षक भी हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, जैसे कुछ है पेमेंट, कुछ है कुछ कंप्लीट, कुछ कम दिया तो एडजस्ट कर लेते हैं शिक्षक, और आगे चल के शायद कोरोना काल बंद हो जाए और परमानेंट स्कूल लगे तो शायद फीस आने की संभावना है, वरना फीस आने की संभावना भिंड जिले में तो नहीं है। धन्यवाद पुष्पेंद्र तिवारी जी, आपका हमारे चैनल में और दर्शकों को और हमें ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलेज में आ चुके हैं हम लोग और प्राचार्य महोदय लगता है लीव पर हैं, तो हमारे साथ में मौजूद हैं प्रोफेसर मालवीय विमल जी, तो उनसे चर्चा करके जानते हैं कॉलेज की गतिविधियां। सर, कोरोना काल में शिक्षा विषय पर हम स्कूल्स कॉलेजेस की गतिविधियां और शिक्षा पर प्रभाव, ये कोविड-19 ये जो टाइम पीरियड चल रहा है और प्रक्रियाएं जो घटित हुई आगे जो संपादित की जाएंगी, इन सारी चीज़ों पे कृपया विश्लेषण करें। जब तक किसी की दवाई नहीं आती है तब तक क्लास लगना तो संभव नहीं है, और अभी ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, ऑनलाइन क्लास चलती रहेंगी लगातार, और लड़के घर पे ले भी रहे हैं और उसके अच्छे रेस्पॉन्स भी आ रहे हैं। और बाकी का जो आगे है देखो क्या होता है, उम्मीद लगती है कि हो सकता है खुल जाए कॉलेज, पर अब दवाई नहीं है तो खोलना भी ठीक नहीं है। पहले दवाई, इसके बाद कॉलेज खुले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं लड़के ज़्यादा संपर्क में आ जाएंगे तो कोरोना फैलने का ज़्यादा डर रहेगा। और बोलो और क्या? इसके अलावा और कॉलेज प्रशासन द्वारा और कोई विशेष कदम उठाए जा रहे हों इस और स्टडी को और ज़्यादा प्रभावी, आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन प्रक्रिया ये जो शिक्षा दी जा रही है वो किस हद तक सफल हो रही है अपने कॉलेज स्तर पर? देखो, ऑनलाइन प्रक्रिया साइंस के सब्जेक्ट के लिए थोड़ा दिक्कत देती है, आर्ट में तो चलेगी बिल्कुल सही है। और इसमें क्या प्रैक्टिकल वर्क रहता है, कुछ थ्योरी के ऐसे पॉइंट रहते हैं, ब्लैक बोर्ड से ही ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, और होशियार लड़के हैं तो साइंस समझ भी लेते हैं, बाकी के थोड़ा एक बार में नहीं 2 बार में आएगा, लेकिन वो भी आ जाता है। सर, यहाँ पर एक पॉइंट और निकल के ये आ रहा है कि जैसा कि आपने बताया कि साइंस विज्ञान संकाय की बात करें तो उसमें थ्योरी के अलावा मींस प्रैक्टिकल वी द स्टूडेंट्स हैव टू टेक पे अटेंशन, ठीक है सर। अब यदि इस वर्ष जो शिथिलता बढ़ती जा रही है चीज़ों को देखते हुए, तो लिहाजा जब अगली वर्ष वो इन चीज़ों को एक दोहरे रूप में फेस करेंगे, चूँकि लास्ट ईयर का प्रैक्टिकल का जो वर्क है उससे वो पिछड़े रहेंगे, अब अगली साल जो दोहरी मार पड़ेगी, डबल जो लेबर होगी, क्या उसको पिकअप कर पाएंगे, या आप लोग किस तरीके से, आप लोग एज ए प्रोफेसर एज ए टीचर उनको किस प्रकार से हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को? देखो, सारे टीचर मेहनत करेंगे बराबर, जो पिछले साल का है वो भी प्रैक्टिकल कराएंगे, और जो थ्योरी समझ में नहीं आई वो भी कराएंगे, नहीं तो फिर इस तरह की पढ़ाई बेकार हो जाएगी। देखो, अभी जैसे मान लो बच्चे को 40% समझ में आ रहा है ठीक है, 2 बार पढ़ाएंगे तो 50 हो जाएगा, धीरे धीरे वो पूरा कवर कर लेगा, और जब कॉलेज खुल जाएंगे तो प्रैक्टिकल और थ्योरी को ब्लैक बोर्ड पर समझा करके और मैनुअली या वैसे भी जो प्रैक्टिकल होता है लैब में पूरा करा कर कंप्लीट कर देंगे। प्रोफेसर साहब के द्वारा जानकारी दी गई, धन्यवाद। भारत देश के सभी कोरोना योद्धाओं को आपकी आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से विनम्र और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। फिर अच्छे दिन आए हैं,
जिसने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद